पूरी क्लास सीधी बैठेगी? ऑलराइट, आर यू ऑल देयर? नाउ दिस इज द मोस्ट irony of advanced accounts which I am going to explain it to you now. Okay, आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ये फर्स्ट टाइम पेपर देंगे. कौन सा वाला? न्यू सिलेबस का. कुछ क्या, सभी लोग फर्स्ट टाइम देने वाले हैं, राइट? बट या सो भाई, हाँ ये चालू कर. रिकॉर्डिंग चालू है ना? हाँ, नहीं रहता. सो फर्स्ट स्टेप मैंने आपको हमेशा बताया कि स्ट्रैटेजी पर काम करो. अगर आपको पास होना है तो अब जो मैं बता रहा हूं वो बहुत ज्यादा सिंसियरली समझना. इसका शिकार मेरा जैसा आदमी हो गया, आनंद भंगड़ी हो गया, तो तुम तो चीज ही क्या हो, इसलिए बता रहा हूं. इसका शिकार मैं हुआ हूं. क्या होता है कि देयर वाज अ पॉइंट इन टाइम कि वेरिन यू नो आई हैड अ ग्रेट मार्केट शेयर. ना वो होता क्या है कि एवरी टाइम दिस इज द पार्ट ऑफ द कंपटीशन, समबडी एल्स विल कम एंड टेल अबाउट द वीक पॉइंट्स ऑफ अदर प्रोडक्ट्स. जैसे प्रोडक्ट कंपेयर होता है तो प्रोडक्ट कंपेयर होता है तो अभी तुमको ये देखकर समझ में आ रहा होगा मेरे साथ इतने दिन बिताने के बाद में, और मैंने पहले ही फोकस किया एएस पर. तो अभी आपको समझ में आ रहा है कि जो सर बोल रहे हो सही बोल रहे. एग्रीड? उसके पहले के अटेम्प्ट में कैसे थे कि बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट रहते तो ध्यान में नहीं आता कि शायद वो एड़े में निकाल रहे अपने को. बट टेक्निकली स्पीकिंग जब इंस्टीट्यूट का ये पैटर्न आया ना कि आपके एएस पर 55-60% का वेटेज है, ऐसा पैटर्न आया ना, वो सही है, वो गलत नहीं बोल रहे. तो बच्चों को क्या बोला गया कि 50-60% एएस पर वेटेज है, एएस परफेक्ट आना चाहिए, है ना? तो एएस परफेक्ट आना चाहिए, ये तुम्हारे दिमाग में बिठाया गया. बट कोई ये नहीं बता रहा कि एएस 21 होल्डिंग कंपनी ये चैप्टर का रूप ले चुका है, बट ये एएस ही है. एएस 23 और एएस 27 ये चैप्टर्स के साथ में डील हो जाता है, कंसोलिडेशन. एएस 14 अमालगमेशन, ये भी एएस का ही स्वरूप है. देन एएस 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ऑल्सो एएस. एंड देन एएस क्या नाम है उसका, 13 इन्वेस्टमेंट अकाउंट इज ऑल्सो एएस. नाउ इसके ऊपर बेटा जी क्वेश्चंस आते हैं 10 to 20 मार्क्स. एएस 14 पर क्वेश्चंस आते हैं 10 to 20 मार्क्स. एएस 3 पर क्वेश्चंस आ सकते हैं 10 to 15 मार्क्स. एएस 13 पर क्वेश्चन अगर आप ओल्ड सिलेबस में जाएंगे तो 10 से 20 मार्क के क्वेश्चन इस पर आ सकते हैं. बट हालांकि एएस 13 पर मुझे लगता है 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे. सो अगर आप टेक्निकली चेक करेंगे तो ये कितने मार्क्स हो गए बेटा जी? 40. और बाकी के एएस पर कितने मार्क्स के आएंगे? बाकी के जो बचे एएस है जो हम कर रहे हैं उसके ऊपर कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे? नहीं, बट मुझे लगता है कि ये 40 नहीं आएगा, ये 50 मार्क का तो आएगा ही आएगा. ठीक है? सो 50 मार्क के क्वेश्चन इस पर आएंगे. और बाकी के एएस पर कितने आएंगे बेटा जी? इट कैन नॉट बी मोर देन 20 to 16 मार्क्स. कैनॉट बी. नाउ यू वुड लाइक टू नो माई रीजनिंग. ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूं पता है क्या? कि मैंने आपको एएस पढ़ाया इतने दिन तक, बट वो सिर्फ आपका दिल जीतने के लिए और आपका डर भगाने के लिए. बट अभी भी आपका मेजर सिलेबस जो आपको सबसे ज्यादा मार्क्स देंगे वो पेंडिंग है. और अगर आपको पास होना है तो मेरी बात मानकर चले जाना एग्जाम में. इन 50 मार्क को पहले अपने कब्जे में करना, फिर उसको हाथ लगाना. मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूं. तो पहला प्रूफ मेरे पास ये है, ये एफआर का ओल्ड सिलेबस है. एफआर का ओल्ड सिलेबस और अपने सिलेबस में सिर्फ एक चेंज है, मतलब सिलेबस मोटा मोटी सेम है मानकर चलते. उनके पेपर पैटर्न और अपने पेपर पैटर्न में एक फर्क है कि हमको इस बार एमसीक्यू भी आएंगे और उनके एमसीक्यूज नहीं थे. बट उनका 100 मार्क्स का जैसे पेपर होता मिनिएचर फॉर्म में 80%, हमारा 80 मार्क्स का पेपर वैसे ही रहेगा, थ्योरेटिकल जो लिखना रहेगा.
एमसीक्यू में क्या आ सकता है, दैट नो वन कैन टेल यू। उसके ऊपर एएस आ सकता है, उसके ऊपर चैप्टर्स आ सकता है, उसके ऊपर कंपनी फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन आ सकता है, उसके अंदर गुडविल कैलकुलेशन आ सकता है, उसके अंदर कुछ भी आ सकता है। और वो हम सभी एएस के सभी चैप्टर्स के एमसीक्यूज करेंगे, तो मुझे लगता है वो सॉर्टेड एरिया। बट अगर आप ये पेपर देखेंगे तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी एंड बाकी के क्वेश्चन में से कितने करने हैं, 5। एक काम करता हूं इसको, ये बेटा थोड़ा सा देखना पड़ेगा अपने को, भले ही रिवीजन बैच रहेगी, बट ये मुझे लगता है कि पास होने में ये सबसे ज्यादा हेल्प करेगा आपको। क्योंकि आप अपने दिल से पूछिए, आपको डर भय किसका था, एएस। पास एएस से वजह से नहीं होने वाले तुम। और जो इंस्टीट्यूट ने क्राइटेरिया दिया ना 55 to 60% मार्क एएस पर, बराबर है, बट उसके अंदर वो कोर चैप्टर्स भी है जो एएस से गवर्नड है। और अपन टॉपिक्स पर जब करते हैं ना, तो अपने जितने क्वेश्चंस कोई नहीं करता और कोई अपना हाथ नहीं पकड़ सकता। जो तुम्हारी प्रैक्टिस रहेगी वो हमेशा बेहतर रहेगी, क्योंकि तुम स्पीड में काम करने वाले लोग रहेंगे, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्वेश्चन 1 इज कंपल्सरी और 5 क्वेश्चन फ्रॉम द रिमेनिंग 6। अब ये पेपर मैं आपको बता रहा हूं वही टॉपिक्स है जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में थे, एक आध टॉपिक इधर उधर। जैसे ब्रांच नहीं है, उसके अंदर सीएसआर था, उसके अंदर वैल्यू एडेड स्टेटमेंट था, इधर ब्रांच है, राइट। बाकी के टॉपिक्स लगभग लगभग सेम थे। तो जरा देखो, ये पहला वाला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो एएस का है, इज दैट ओके। और ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर आया हुआ है, सब्सिडरी। दूसरा वाला क्वेश्चन बेटा जी अगर आप देखेंगे, सो एनुअल लीज पेमेंट, ये एएस पर था, एएस 19, ये 21 पर था। फिर ये है एएस 10 के हिसाब से, ओके। और फिर ये क्वेश्चन है राजा बेटा जी, इंपेयरमेंट है, आई गेस इंपेयरमेंट, एएस 28। बेटा जी कितने मार्क के, 4 × 5 20 मार्क के एएस पर क्वेश्चन हुए। आगे बढ़ते बेटा जी, यहां से क्वेश्चन नंबर 2 शुरू होता है। मैं आपको पहले मार्क्स दिखा देना चाहता हूं, ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन है आपका आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ बियर लिमिटेड। सो दिस वाज द क्वेश्चन ऑन अमालगमेशन। क्या बेटा जी, मैंने 10 से 20 मार्क लिख कर रखा था, फिर भी मैंने टोटल 10 मार्क के लिए एक सिर्फ 10 मार्क एक्स्ट्रा बढ़ाया और मैंने बोला था कि वो एट एन एवरेज 50 मार्क के क्वेश्चन जो टॉपिक मैंने आपको बताया उस पर आएंगे। लेट्स स्क्रॉल डाउन। 2017 का पेपर था ये, बैलेंस शीट के साथ में सब कुछ आया इस पर, अमालगमेशन पर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगर आप 3 देखेंगे, सो क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑन व्हाट, इफ यू सी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, अगेन इट इज फॉर हाउ मेनी मार्क्स, 16 मार्क्स। 32 मार्क का क्वेश्चन अमालगमेशन और कंसोलिडेशन पर आ गया है। डन, गो अहेड। अब ये बोलेंगे तो किस पर, एएस पर ही है क्वेश्चन। फिर बेटा जी उधर इसॉप था और ये क्या था, कंप्यूट द बेसिक, ये ईपीएस है, ये एएस 20 पर क्वेश्चन है, ओके। ये कितने मार्क्स का है बेटा जी, 8 मार्क्स का। ये वैल्यू एडेड स्टेटमेंट है, 8 मार्क्स का। मतलब वैल्यू एडेड स्टेटमेंट हमारे सिलेबस में नहीं है, बट एएस का मैंने 8 मार्क दे दिया, तो ये किस पर आएगा, शायद ब्रांच पर आएगा, शायद कंपनी फाइनल अकाउंट पर आएगा, शायद इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पर आएगा, यस और नो, या बायबैक है उस पर आएगा। एग्रीड, क्योंकि ये 4 टॉपिक अभी भी बचते हैं, कंपनी फाइनल अकाउंट, ब्रांच, बायबैक और कौन सा, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। 4 टॉपिक है ना एक्स्ट्रा, और इसके अलावा तो मान लो उस पर कोई आएगा। ये वैल्यू एडेड स्टेटमेंट क्या है बेटा जी, ये है इनका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ये टॉपिक है, देख लेंगे आप अगर आप। ये 12 मार्क का क्वेश्चन है बेटा जी। ये कहां पर इसका क्वेश्चन लिखा है, ये एएस पर नहीं है, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं। कंसीडर provided to you profit after tax, you are required to calculate how much premium the company should charge, so you understand that this is not a question on AS। तो कितने मार्क का क्वेश्चन आ गया बेटा जी, 12 मार्क्स का क्वेश्चन है, एंड दिस इज आस्क्ड ऑन व्हाट, दे हैव आस्क्ड ऑन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और प्रीमियम कितना जाना चाहिए। मैं आपको बता दूं, इसमें आपका वापस क्वेश्चन कौन सा आ जाएगा, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ब्रांच या बायबैक, ऐसा कुछ आएगा, कंपनी फाइनल अकाउंट ऐसा कुछ आएगा, यस और नो, या कैश फ्लो स्टेटमेंट आ जाएगा, या क्या नाम उसका, इन्वेस्टमेंट पर आ जाएगा। नाउ बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्योरी का, और इसके अंदर बेटा जी 4 मार्क का क्वेश्चन है, अकाउंटिंग फॉर ग्रांट रिलेटेड टू नॉन मॉनिटरी एंड वैल्यूएशन ऑफ नॉन मॉनिटरी ग्रांट एट
कंसेशनल रेट, ये AS12 पर क्वेश्चन में मान सकता हूं, मतलब 20 प्लस 8 28, 28 प्लस 4 कितने हो गए अभी तक? 32 मार्क्स का उस पर हो गया। एग्रीड? ये बेटा जी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पर क्वेश्चन है। किस पर है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पर 8 मार्क्स का, ये सेपरेट टॉपिक है उसके अंदर। सो ये भी मान लेंगे हम कि ब्रांच वगैरह ऐसे कुछ तो आएगा। और इसके अंदर बेटा जी फ्यूचर मेंटेनेबल वेटेबल प्रॉफिट निकालने के लिए बोला, ये 8 मार्क का, मतलब 16 मार्क का क्वेश्चन टोटल इज नॉट रिलेटेड टू एस। ये वैल्यूएशन ऑफ म्यूचुअल फंड का क्वेश्चन था, ये ग्रांट का क्वेश्चन था, AS12 पर है बेटा जी वापिस से। ये AS मतलब ये इंड एस का भी फर्क है, AS4 पर क्वेश्चन था, ये मान लेते हैं। और ये इंड एस 101 मतलब ये इंड एस के क्वेश्चन है, यस और नो, तो इसको भी बोलेंगे इंड एस का ही क्वेश्चन है। ऊपर भी जो क्वेश्चन था इंड एस का ही था, बट इंड एस के क्वेश्चन है। अब आप टेक्निकली मुझे बताइए सर, आपको कौन से टॉपिक ज्यादा प्रिपेयर करने चाहिए? मेरे हिसाब से मैं आपको अभी लिख कर देता हूं, ब्रांच, कंपनी फाइनल अकाउंट, बाय बैक, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, और कौन सा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, और कितना रहा, और क्या रहा, हाँ, अमालगमेशन, कंसोलिडेशन, और क्या है? नहीं ठीक है, ये 6 टॉपिक तो टॉपिक ही दिए हुए ना उन्होंने। इन 6 टॉपिक पर मैं आपको आज प्रिडिक्ट कर कर दे रहा हूं कि आपका पेपर कितने मार्क्स का आएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट, इन्वेस्टमेंट, इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूं, तो मैं अभी आपको एक थोड़ा सा प्रिडिक्शन दे रहा हूं। आपका पेपर कैसा आएगा पहले हम समझ लेते हैं, तो आपको एग्जाम में प्रिपरेशन के लिए आसानी हो जाएगी। सो पेपर बेटा जी ऐसा कुछ आने वाला लगभग, ये देखो, ये मैंने एनालिसिस किया है बेटा जी कि ब्रांच पर कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए हुए हैं हर एक अटेम्प्ट वाइज, ओके, और कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए। जैसे 5 मार्क का क्वेश्चन कितनी बार आया बेटा जी ब्रांच पर? एक बार, May 23 में। बेटा जी 10 मार्क का क्वेश्चन कितनी बार आया बेटा जी? ऑलमोस्ट मैक्सिमम टाइम 10 मार्क का है। और बेटा जी 8 मार्क का कितनी बार आया? एक बार आया, ये ब्रांच का। ऐसे कर कर मैंने एनालिसिस की, कंपनी फाइनल अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बाय बैक, अमालगमेशन, होल्डिंग कंपनी और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। क्या ये सही किया मैंने? यही पैटर्न रिपीट होगा। ये करने के बाद में मैंने कंसोलिडेटेड उसकी टोटल ली, और मुझे ऐसा पता चलता है कि टॉपिक्स पर 70 मार्क के क्वेश्चन आए थे May 18 में, ओके। ये नवंबर 18 के पेपर में कुछ गड़बड़ थी क्योंकि टॉपिक शफल हुए थे, सो वी नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट नवंबर 18। May 19 में 58 मार्क्स, नवंबर 19 में 70 मार्क, दिसंबर 20 में 60 मार्क, 77 मार्क्स जनवरी 21 में, 90 मार्क्स जुलाई 21 में, दिसंबर 21 में 95 मार्क्स, May 22 में 70 मार्क, नवंबर 22 में 85 मार्क्स और 23 में 95 मार्क्स। ये रिसर्च मेरे पास है, पेपर्स मेरे पास है, आप आकर देख सकते हो। अब गधे हो क्या तुम कि अब पेपर चेंज हो जाएगा? तो फिर इसके बेसिस पर मैंने एक पेपर पैटर्न निकाला है। इसके लिए मैंने रेफरेंस लिया जिन जिन सब्जेक्ट्स में ऑलरेडी ओल्ड सिलेबस में एमसीक्यूज थे। तो ऐसा कौन सा पेपर था? ऑडिट, लॉ, टैक्स और EIS-SM में आपके पास एमसीक्यू थे 20 मार्क्स का। सेम पैटर्न अभी आया एडवांस अकाउंट्स में, तो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न वैसा ही कुछ तो होगा, राइट? तो उसके बेसिस पर अब मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं कि वो पेपर पैटर्न कैसा था आपका EIS-SM और ये बाकी की चीजों का, बट उसके बेसिस पर मेरे को ऐसा लगता है कि ऑप्शन 1 और 2 किस तरीके से आएंगे ये देख लीजिए बेटा जी। एक तरीका ये होगा कि एमसीक्यू आएंगे 30 मार्क के, क्योंकि 30% एमसीक्यूज बोला है ना, इफ आई एम करेक्ट, 30% एमसीक्यूज है। सो 30% एमसीक्यूज है। अभी 30 मार्क्स छोटी मोटी चीज नहीं है, मुझे लगता है इसमें प्रॉब्लम आएंगे और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे जिसके अंदर आपको कैलकुलेट करनी होगी चीजें, वैसे सिंपल लल्लू पल्लू एमसीक्यूज नहीं होंगे। दूसरा कंपलसरी क्वेश्चन मुझे लगता है 10 मार्क का रहेगा, 16 मार्क का रहेगा, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। समझ रहे हो क्या? मतलब कंपलसरी क्वेश्चन कितने मार्क के आएंगे? 10, या कितने मार्क का आएगा? 16। तो 5 इंटू 2, 5 क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे ऐसे, या 4 क्वेश्चन इंटू 4 मार्क्स,
ऐसे कितने क्वेश्चन आएंगे? 16 मार्क के आएंगे। अब इसका ब्रेकअप देखो, ऑप्शनल 80 मार्क का पेपर आएगा। सो टोटल कितना हो गया बेटा? 30 प्लस 10 इज हाउ मच? 40। 40 प्लस 80 कितना? 120। यस और नो? सो राजा बेटा जी विथ ऑप्शन 120 मार्क्स का पेपर आएगा ऑप्शन 1 में, और विदाउट ऑप्शन आएगा 100 मार्क्स का। तो 100 मार्क्स का कैसा? विदाउट ऑप्शन ये 60। तो कितने क्वेश्चन? मुझे ऐसा लगता है कि 20 मार्क के 4 क्वेश्चन आएंगे, और विदाउट ऑप्शन होंगे 20 मार्क के 3 क्वेश्चन। इसके आने की संभावना थोड़ी सी कम है। और ऑप्शन 2 में मैंने क्या किया? मैंने बोला कि विथ ऑप्शनल 72 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, और 54 मार्क का विदाउट ऑप्शन आएगा। सो टोटल इधर 118 मार्क का विथ ऑप्शन आएगा, और 100 मार्क्स का क्या आएगा? विदाउट ऑप्शन। क्या ये दिमाग में बैठा क्या आपके? तो मैंने क्या किया, आपको यह बताने की कोशिश करी कि तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है आगे के क्वेश्चन के, 20 मार्क के 4 क्वेश्चन आएंगे और 18 मार्क के 4 क्वेश्चन आएंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो कौन सी रेंज में क्वेश्चन आने वाले? 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे अभी भी। अब वो 20 मार्क्स का ब्रेकअप कैसे हो सकता है? सो 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन हो सकता है, या 10 मार्क के 2 हो सकते हैं, या 10 मार्क और 5 मार्क के 2 हो सकते हैं, या 5 मार्क के 4 क्वेश्चन। ऐसा अलग अलग क्वेश्चन के पैटर्न्स में आएगा। एग्रीड? इसमें मुझे ऐसा लगता है 10 मार्क और 20 मार्क और 15 मार्क के क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। अमालगमेशन लिख के ले जाना 15 मार्क का आएगा या 20 मार्क का आएगा। कंसोलिडेशन 15 या 20 मार्क। ब्रांच 10 से 15 मार्क, क्योंकि अभी तक वैसे आ रहे हैं। एग्रीड? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन 10 मार्क के आसपास आएगा। बायबैक अगर आया तो 10 से 15 मार्क के बीच में आएगा। इज दैट ओके? कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर आया क्वेश्चन, रेयर है, बट अगर आया तो 10 मार्क के नीचे नहीं आएगा, 5 से 10 मार्क के बीच में। और अगर इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में आया तो 5 से 10 मार्क का क्वेश्चन आएगा। यहां पर अब आपको क्राइटेरिया क्लियर हो गया होगा कि पास होने के लिए एएस सेकेंडरी हुए पहले ये आना चाहिए। क्योंकि एएस में से मैं दावे के साथ लिख सकता हूं और बता सकता हूं कि कोई गारंटीड नहीं बोल सकता कि इस एएस पर क्वेश्चन आया तो मैं कर ही आऊंगा। इम्पॉसिबल। अ स्टूडेंट कैन नॉट टेल दैट। इज दैट ओके? और एएस में जो मैंने प्रैक्टिकल लिख कर दिए उनको करना तो आपको आसान जाएगी। आशा करता हूं कि आपको अब समझ में आ रही होगी गेम क्या है। और ये गेम मेरे साथ हुआ तो तुम तो हो ही कौन? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में डर कहां से बैठा? अबे मैं मुंबई जाता था पढ़ाने के लिए, जो कभी पास नहीं होते थे बच्चे, मैं कसम खा के बता रहा हूं, इस पर बैठा हूं, मेरे ऑफिस में फोटो आकर देख लेना। तो एक दिन हम कॉमेडी शो देखने के लिए गए थे, यहां पर वो बस से आया था, मेरे बाजू में मेरी स्टूडेंट आकर बैठी और वो मुझसे बड़ी थी, एंड शी वाज नॉट पासिंग एंड शी वाज देयर इन मुंबई। बोथ हस्बैंड वाइफ और माई स्टूडेंट। ओके? और वो पास क्यों नहीं हो रहे थे? क्योंकि उनकी प्रायोरिटी अलग थी, और मैंने उनको बताया इस चीज पर प्रायोरिटी पर फोकस करो और मैं करवा कर दूंगा, मेरा भरोसा मानो। दे डिड इट, दे पास्ड। हुआ उनके, पास हो गए। मेरी बात मानो, कराया मैंने आपको। बट फिर भी अगर मेरी बात मान रहे होंगे तो जो टॉपिक्स है पहले उनको परफेक्ट बनाओ, एमसीक्यूज पीछे के पूरे देख कर जाओ, और जो एएस है, एएस आपको मेजॉरिटी आ जाएंगे। ऐसा नहीं रहेगा कि आप बाकी के कंपैरिजन में कच्चे पक्के रहेंगे, ऐसा नहीं है। यू विल बी स्टिल एबल टू राइट इट अप। यस और नो? सो अगर हम चैप्टर करके जाएंगे तो 60-70 आ जाएंगे? नहीं, मैं इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम नहीं कर रहा। मैं ये गारंटेड लिख के दे सकता हूं तुम पास हो जाओगे, 50 के ऊपर आएंगे। चैप्टर का हर एक आंसर परफेक्ट पिट टू पैट मैच हुआ, 50 के ऊपर आएंगे, ये मैं गारंटी दे सकता हूं। 118 मार्क के नीचे पेपर आएगा नहीं। 118 में से कंपलसरी क्वेश्चन को साइड में निकाल दो तो बाकी के क्वेश्चन में से आप कर पाओगे, क्योंकि मुझे लगता है कि कंपलसरी क्वेश्चन मैक्सिमम 20 मार्क का आएगा। फिर भी आप पास होने की पूरी क्राइटेरिया तुम्हारे पास हो जाएगी। और 20 मार्क का अगर ये क्वेश्चन आता है किस पर, एमसीक्यू में तुमको एक भी मार्क नहीं मिलेगा तो तुम घंटा पढ़ाई कर गए हो, तो एमसीक्यू में कुछ मार्क मिलेंगे और एएस में आपको कुछ मार्क मिलेंगे। तो मैं मान के चलता हूं कि एएस में आपको मिल गए 30% मार्क, 20% मार्क। गंदे हो, गधेड़े हो, एकदम फालतू। 20% मार्क मिलेंगे। 20 मार्क का क्वेश्चन आया तो 20% में आपको 4 मार्क मिलेंगे। 30 मार्क के अगर एमसीक्यूज आए तो 30 मार्क के एमसीक्यूज में मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि आपको 10 मार्क मिलने चाहिए, तो 10 और 4 14 मार्क्स। बाकी के चैप्टर्स पर अगर किसी भी हालत में, गिरी से गिरी हालत में, अगर 118 मार्क का पेपर आया तो 30 और मैंने 20 साइड में ले लिए। 30 और 20 मतलब 50 मार्क साइड में ले लिया। 118 मार्क का मतलब बचा हुआ जो पेपर है उसके अंदर ऑप्शन वाइज
मान लो 50 मार्क की मेरे पास अवेलेबल है, 50 में से अगर आप 40 भी लेके आते हो तो आपको 54 मिलेंगे, और ये चैप्टर्स गेम खेलेगा, और क्वेश्चन चैप्टर्स के एज इट इज रिपीट होंगे। ये जो कुछ भी है मैंने मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है। न्यू सिलेबस है, फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, मेजॉरिटी लोग यही मिस्टेक करने वाले, पेपर कैसा आएगा, किस पर ज्यादा टाइम डिवोट करना है अब आपको पता है। अच्छा क्वेश्चन पूछा। सर जब कुछ लोग अपनी सक्सेस से खुश नहीं होते तो उन लोगों से कैसे डील करें? लाइक इधर लगता है कि उनका इंपैक्ट आगे लाइफ में पड़ा, तो है यही प्रॉब्लम। और भी गलत काम भी होते तुम्हारे साथ, बट यार आई थिंक फिर किसी दिन आंसर दूंगा, रिवीजन बैच है, मैंने सॉल्व किया इस प्रॉब्लम को। अब इधर प्रेस्टीज पॉइंट में बैठना और किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना, ये बहुत बड़ा टास्क है, और मुझे गर्व है खुद पर कि मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं बोला। ये टास्क है प्रेस्टीज पॉइंट पर बैठकर, समझ में आ रहा है? तो हैंडल करनी पड़ती है चीजें, हैंडल करने के बाद में अच्छा मजा आता है। तो बेटा ये शीट जो है ना, ये मैं अभी उन बच्चों के लिए बता रहा हूं कि जिनको एनालाइज करना है पेपर का, वो कर पाएंगे इसके, नहीं ये नहीं, ये वाला इंपॉर्टेंट है। ब्रेकअप तो आप ये इधर क्या बोलते हैं इसको, पॉज लेकर आप इसका फोटो ले लेना, मुझे लगता है ये आएगा। तुमको लेना है क्या? तो ये ले लो, मुझे पेपर होने के बाद में बताना, ये तो मैं पेपर के पहले बता रहा हूं ना, मुझे लगता है ये पैटर्न आएगा। और मैंने बहुत रिसर्च किया, एफआर के पुराने पेपर्स को भी रिसर्च किया, और उसमें उस टॉपिक पर कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उसके बेस पर, अमालगमेशन पर 15 और कंसोलिडेशन पर 15 मार्क का, 30 मार्क का क्वेश्चन नहीं आएगा ऐसा हो ही नहीं सकता। ब्रांच पर 15 मार्क का क्वेश्चन नहीं आएगा ऐसा हो ही नहीं सकता। लिख कर ले जाना मेरे से, आएगा मतलब आएगा। चले भी आगे। हाँ, अभी बताना इसलिए जरूरी था राजा बेटा कि तुम अभी तक जो गेम कर लिए, बट अभी जो मैं पढ़ाऊंगा इज्जत से पढ़ लेना, यही पास कराने वाला है। वो बाकी की सब चीजें मोह माया थी, करना नहीं ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, करना चाहिए, बड़ो मोह माया है। मतलब तुम्हारा मेन सिलेबस जो कंप्लीट होगा कम समय में होगा, बट ज्यादा मार्क्स देके जाएगा। और आप खुद अभी टाइमिंग लगाकर देख लेना कि ये फास्ट कंप्लीट होगा। ब्रांच 5 या 6 घंटे में कंप्लीट हुआ था, बाकी के सारे टॉपिक्स भी मैं आपको वचन दे रहा हूं 7 घंटे के ऊपर एक टॉपिक नहीं जाएगा, और मॉड्यूल का एक क्वेश्चन छोड़ूंगा नहीं। मेक सेंस? तो 7 घंटे के ऊपर एक जाएगा नहीं, एक भी टॉपिक। सो आज हम करने जा रहे हैं कंपनी फाइनल अकाउंट, ठीक है? जरा ध्यान से सुनिएगा, भारत में शेड्यूल 3 फॉलो होता है फॉर कंपनीज। इस शेड्यूल 3 के 2 पार्ट्स है। एक और बात थी, कल मुझे कोई तो याद दिलाएगा, फ्रेमवर्क और इंट्रोडक्शन टू इंड एस और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में बोलने के लिए, क्योंकि उसका एग्जाम में क्या वेटेज रहेगा और कहां पर आएगा वो भी बताता हूं। कल मुझे याद दिलाना, अभी आज न। शेड्यूल 3 2 टाइप के है, एक है डिवीजन 1 और एक है डिवीजन 2। ओके राजा बेटा जी, ये डिवीजन 1 और डिवीजन 2 क्या है, कोई मुझे बता सकता है? भारत में 2 टाइप के एएस फॉलो होते हैं, एक फॉलो होता है एएस और एक फॉलो होता है इंड एस। आपके सिलेबस में, आपके सिलेबस में जो है राजा बेटा जी वो क्या है? एएस है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, नॉट इंड एस। सो बेटा जी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिनको फॉलो होता है उनके लिए इधर देखिए, शेड्यूल 3 डिवीजन 1 आपको फॉलो करना है, डिवीजन 2 इज इंड एस कंप्लायंट। तो अगर आप इधर ध्यान से देखेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर कंपनीज हुज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोला है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं बोला है। क्या बोला है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रूल्स 2021। मतलब आप कौन सा डिवीजन 1 में क्या है, जो कंपनियां क्या फॉलो करती है? एएस, और जो कंपनियां इंड एस फॉलो करती है उसके लिए शेड्यूल 3 का डिवीजन 2 एप्लीकेबल है। मेक सेंस?
तो जितनी भी लिस्टेड कंपनीज है, लिस्टेड कंपनी है तो उनको इंड एस फॉलो करना पड़ता है, तो उनको डिवीजन 2 ऑफ शेड्यूल 3 फॉलो करना पड़ता है। तो आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हम कौन से शेड्यूल 3 को फॉलो कर रहे हैं, मतलब कौन सी कंपनी को कौन सा शेड्यूल 3 फॉलो करना पड़ता है। सो पहले एक बार विजुअलाइज कर लो डिवीजन 1 और डिवीजन 2। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं वो कौन सा करेंगे, डिवीजन 1, और जो इंड एस फॉलो कर रहे हैं वो क्या, डिवीजन 2। तो रूल्स के नाम पूछेंगे आपको, तो रूल्स का एमसीक्यू में नाम पूछेंगे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द कंपनीज हुज फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रूल्स 2021। और इंड एस के लिए क्या होगा रूल, ये देखो इधर, मुझे पता नहीं वाईफाई बंद कर दिए क्या कर दिए इन्होंने, नो वाईफाई मरे रे यार, कल बताता है अभी। इज दैट ओके? सो उसके लिए यहां पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जगह पे वर्ड क्या आ जाएगा, इंड एस। इतना सही फर्क रहेगा। तो ये आपको एमसीक्यू में 1 मार्क देकर जाएगा। चले भी आगे राजा बेटा जी। सो हम यहां पर डिवीजन 1, सो हम लिखेंगे एएस, क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रूल्स 2021। इज दैट ओके? और इसके लिए क्या आएगा, इंड एस रूल्स। बेटा इसका अभी मुझे याद नहीं है, 2016 के बाद में अमेंड होकर कौन सा है, शायद 2022 या 23 आ गया इसका, आई एम नॉट वेरी श्योर। ये रूल्स चेंज होते रहते ना हर साल, बट ये इंड एस वर्ड है और इधर क्या है, एएस है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स है। अब बेटा जी जो डिवीजन 1 है ये हमारे सिलेबस में है। इज दैट ओके? ध्यान से सुनना, डिवीजन 2 का शेड्यूल 3 का फॉर्मेट अलग है, इसका फॉर्मेट अलग है, ये आपको लिस्टेड कंपनीज में देखने को मिलेगा। सो अभी डिवीजन 1 का फॉर्मेट हम देख रहे हैं, इसके अंदर 2 पार्ट्स है, एक है बैलेंस शीट और एक है पी एंड एल अकाउंट। आगे बढ़े। सो बैलेंस शीट किस तरीके से बनती है जरा ध्यान से देखते हैं। बैलेंस शीट का फॉर्मेट आता है क्या? सो बैलेंस शीट, उसके अंदर कंपैरिजन ऐसा आएगा, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, और इधर क्या आएगा, नोट नंबर, और इधर आएगा पर्टिकुलर्स। ठीक है? ये बैलेंस शीट मेरे को कंठस्थ चाहिए, क्योंकि कोई भी टॉपिक देख लो, बायबैक देख लो, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन देख लो, अमालगमेशन देख लो, कंसोलिडेशन देख लो, कंपनी फाइनल अकाउंट देख लो, उसके अंदर सभी के अंदर बैलेंस शीट बनाना तो मैंडेटरी है। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट आना चाहिए धनाधन। तो पहला वाला क्या आएगा बेटा जी, इधर आता है 1 इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में फर्स्ट आइटम क्या है बेटा जी, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड को अंडरलाइन करने के बाद में आइटम नंबर 1 आएगा शेयर कैपिटल। बी क्या आएगा बेटा जी, रिजर्व्स एंड सरप्लस। ओके, फिर 2 क्या आएगा, नॉन करंट लायबिलिटीज। मैं आपको उतना ही पढ़ा रहा हूं जितना कि आपको जरूरत है। इसके अंदर कुछ होता है ऐसा, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पेंडिंग अलॉटमेंट, वो नहीं कर रहे हम। ओके, सो नॉन करंट लायबिलिटी में ए आएगा लॉन्ग टर्म बोरिंग। फिर कौन सा आएगा पिल्लू, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। फिर आएगा सी अदर नॉन करंट लायबिलिटी, अदर नॉन करंट लायबिलिटीज। फिर डी आएगा लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। थ्री आएगा करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में बेटा जी ए बी सी डी नीचे रिपीट होगा, सिर्फ बी की जगह पे आ जाएगा ट्रेड पेएबल। इज दैट ओके? सो बेटा जी हमारा ए आएगा शॉर्ट टर्म बोरिंग, ठीक है। बी आएगा ट्रेड पेएबल, इसमें अमेंडमेंट है आपके सिलेबस में इस बार, मतलब नया डिस्क्लोजर ऐड हुआ इसमें ट्रेड पेएबल में, इसका भी एजिंग देना पड़ता है अभी ट्रेड पेएबल।
हालांकि इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है, बट मैं इस पर्टिकुलर पार्ट को डिस्कस कर आपको बता दूंगा। ट्रेड पेबल सी में आएगा बेटा जी आपको अदर करंट लाइबिलिटी, और डी आएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। इज दैट ओके? और ये टोटल आ जाएगी। अप्रिशिएट दिस फ्रेंड्स। अब राजा बेटा जी हम क्या लिखेंगे? असेट्स। असेट्स के अंदर बेटा जी हम क्या लिखेंगे? नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स के अंदर बेटा जी फर्स्ट आइटम आएगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और उसके बेटा जी 2, 3 और आइटम्स आएंगे और 4 भी आएगा। सो पहला है इंटेंजिबल असेट, सेकंड इंटेंजिबल असेट्स, फिर है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, और चौथा वाला है इंटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट, AS 26। बराबर है? इसके अंदर ए के बाद में बी आएगा। बेटा नंबरिंग समझ लेना। बी वाला कॉन्सेप्ट है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के बाद में बेटा जी पॉइंट नंबर सी है डेफर्ड टैक्स असेट, AS 22। डेफर्ड टैक्स असेट के बाद में बेटा जी सी के बाद में डी है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। लोन्स एंड एडवांसेस नॉन करंट, और अदर नॉन करंट असेट, अदर नॉन करंट असेट्स। So have you all understood that we have got non-current assets, and then my dear friend you have got a second part here, current assets. करंट असेट्स की ट्रिक एकदम सिंपल है बेटा, ऊपर के 3 आइटम नीचे आएंगे। सो बेटा जी पीपी करंट नहीं हो सकती, इसलिए नॉन करंट इन्वेस्टमेंट करंट इन्वेस्टमेंट हो सकता है, यस। सो करंट इन्वेस्टमेंट फर्स्ट आएगा, फिर आप धंधा शुरू करोगे, तो धंधा शुरू करने के लिए पहले क्या लगता है? इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज के बाद में सी क्या होता है? उसको बेचोगे, ट्रेड रिसीवेबल। बराबर, उसको बेचोगे तो क्या होगा? ट्रेड रिसीवेबल, और ट्रेड रिसीवेबल से तुमको क्या मिलेगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और रसगुल्ले बच्चों ई और एफ ऊपर के ही रहेंगे, जो लॉन्ग टर्म थे वहां पर वो यहां पर बन जाएंगे शॉर्ट टर्म। सो इधर आएगा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और लास्ट वाला क्या आएगा? अदर करंट असेट्स। डज दैट टोटल? ओके, बैलेंस शीट में अगर कोई भी गड़बड़ी रही तुम्हारे को याद रखने में, पास होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाएगी। ये बेसिक है, आना ही चाहिए, हर एक टॉपिक में रिक्वायर्ड होगा। रीड्राफ्टिंग ऑफ द बैलेंस शीट सबसे इंपॉर्टेंट, और वो समझा दूंगा, उसकी चिंता नहीं, बट बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद कर लेना। अब इसके अंदर थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म बोरिंग, और आज आपको कुछ होमवर्क भी दूंगा। लॉन्ग टर्म बोरिंग माने जिसका पेमेंट 1 साल बाद होगा। तो फॉर एग्जाम्पल मेरा होम लोन है 10 लाख का, ये जल्दी इजी समझ में आता है इसलिए बता रहा हूं। सो 10 लाख के होम लोन में मेरे को 10 साल में पेमेंट करने का है। जो नेक्स्ट ईयर में पेमेंट होगा दैट विल नॉट बी लॉन्ग टर्म बोरिंग, दैट विल बी क्लासिफाइड एज शॉर्ट टर्म बोरिंग। सो लेट मी एक्सप्लेन यू। I have got 10 lakhs of loan for 10 years tenure. Every year 1 lakh is to be paid. Okay. So my dear friend, in the year 1, if nothing is paid,
In the year 1, if nothing is paid, long term borrowing will be 9 lakh and short term borrowing will be 1 lakh. क्यों? If nothing is paid, 10 lakhs is divided into 2 parts. कितना आपको अगले साल में भरना है? 1 लाख. और कितना आप लॉन्ग टर्म में रहेगा तो 9 लाख. उसके अगले साल, ये ईयर 1 हुआ. ईयर 2 में क्या होगा? ये बन जाएगा 8 लाख, ये बन जाएगा 1 लाख, बिकॉज 1 लाख मस्ट हैव बीन पेड. So remember, whatever is the borrowing you are going to pay it in the next year, which you are contractually required to pay it in the next year, will be treated as short-term borrowing, not the long-term borrowing. तो borrowing के classification होते हैं ऐसे. Point clear है ये? आगे बढ़ो. अब राजा बेटा जी इसके बाद में होता है हमारा P&L अकाउंट. P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये फॉर द पीरियड देते हैं हम. इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन आता है बेटा जी, इसको 1 2 3 ऐसे लिखते हैं. फर्स्ट आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. 2 बनता है अदर इनकम. तुम लिख क्यों नहीं रहे हो? नौकर हूं क्या तुम्हारा? मैं लिख रहा हूं, तुम बैठे रहोगे. इतना लाड़. अबे देखकर काम नहीं होता, करना पड़ता है. अब क्या प्रेम से समझा, तो समझ भी नहीं आती चीजें. मैं क्या करूं अभी? देख रहा है बाबा, हो जाएगा. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. फिर दूसरा कौन सा बेटा जी? अदर इनकम. यहां पर टोटल आ जाएगी, टोटल इनकम. इसको 3 नंबर दिया, पता नहीं क्यों. इसको टोटल इनकम बोलते हैं. ठीक है. फिर 4th नंबर पर है एक्सपेंडिचर. ठीक है. अब जरा शांति से सुनो, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है इसलिए बता रहा हूं. एक्सपेंडिचर में पहले आपको समझ जाना पड़ेगा ट्रेडिंग अकाउंट. ओके. एक्सपेंडिचर में 3 आइटम पहले के सुन लो. पहले आपको समझना पड़ेगा कि अगर कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है परचेज सेल का, तो उसके पास होगा आरएम, वर्क इन प्रोग्रेस, और फिनिश गुड्स. ये मैं बात कर रहा हूं मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी का. और ट्रेडिंग एंटिटी का आएगा, जैसे डीमार्ट है, उसका आएगा स्टॉक इन ट्रेड. क्या शब्द रचना समझ में आ रही है? ठीक है. रॉ मटेरियल का कंज्यूम्ड लिखते हैं. ओके. स्टॉक इन ट्रेड परचेस होता है. डब्ल्यूआईपी और फिनिश गुड्स परचेस नहीं होता गधेड़ो. सो स्टॉक इन ट्रेड परचेस होता है, तो इसका परचेस लिखेंगे. कंज्यूम्ड का फॉर्मूला है ओपनिंग प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग. एग्रीड? सो राजा बेटा जी, अब मैं इधर पहला आइटम में अगर लिखूंगा, जल्दबाजी मत करना, इधर देख लो पहले. रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड. ओके. तो इसका फॉर्मूला क्या आ गया बेटा जी? ओपनिंग प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग. मतलब इसमें ओपनिंग स्टॉक भी आ गया, क्लोजिंग भी आ गया, इसमें परचेसेस भी आ गया. तीनों आइटम का इंपैक्ट ये चला गया. किसी भी स्टॉक के बारे में अगर उसका परचेसेस है, उसका ओपनिंग है और उसका क्लोजिंग है, उसका इंपैक्ट जाना चाहिए. वर्क इन प्रोग्रेस का परचेसेस नहीं होता है. फिनिश गुड्स का भी परचेसेस नहीं होता है, वो बनाया जाता है. स्टॉक इन ट्रेड का परचेसेस होता है. तो मैंने दूसरा लिखा परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड. यार ये एबीसी है. परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड. हैप्पी? फिर इसके अंदर सी पॉइंट आता है बेटा जी, चेंजेस इन इन्वेंट्री. चेंजेस इन इन्वेंट्री का फॉर्मूला ध्यान से सुन लो. ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, थैंक यू, फिनिश गुड्स, और एक कौन सा आइटम है? स्टॉक इन ट्रेड. बेटा आपको मैं पूछता हूं, रॉ मटेरियल क्यों नहीं है? रॉ मटेरियल का ओपनिंग और क्लोजिंग कंज्यूम्ड में कंसीडर हो चुका है. समझ में आई बात? ध्यान में? पक्का? और इधर मैं लिख दूंगा इसका फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग. शेष. अब बेटा जी जरा ध्यान से सुन लो. डी में पहले आएगा ई, एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट, फिर आएगा फाइनेंस कॉस्ट. सो मैं लिखूंगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस. अभी सिंपल सा बात है, पहले स्टॉक चाहिए, फिर एम्प्लॉय चाहिए. एम्प्लॉय के बाद में फाइनेंस कॉस्ट. तो ई के बाद में क्या आता है बेटा जी? फाइनेंस कॉस्ट. मैं इसको ए बी सी डी को कैंसिल करता हूं, इधर 1 2 3 लिखता हूं. उगाच कन्फ्युजन. अरे रडू नको बे, तिच्या आईला एवढ्याशा गोष्टीवर कसं रडायला चालू करतो शेमडे.
फाइनेंस कॉस्ट। सो ई के बाद में क्या है? एफ। डी भूल गए थे हम, क्या लिखेंगे? डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। और क्या आएगा राजा बेटा? और जिसका कोई नहीं उसका कौन है? अदर एक्सपेंसेस। ये टोटल एक्सपेंसेस आ जाएगा। एग्रीड? फिर अब इनकम माइनस एक्सपेंस आप बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से लेस करेंगे टैक्स एक्सपेंस। टैक्स एक्सपेंस में आएगा करंट टैक्स। अभी रिसेंटली हुआ आपका करंट टैक्स क्या होता है? पूजा मैम। फिर नीचे डेफर्ड टैक्स। डेफर्ड टैक्स ऐड भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है। डेफर्ड टैक्स। फिर आपको मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अगर आपको याद होगा, सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम का इफेक्ट देते हैं, एक्सेप्शनल आइटम का इफेक्ट देते हैं, सब इफेक्ट देंगे। कंटिन्यूइंग डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का ईपीएस ऑफ कोर्स अलग निकलता है, बट एक्स्ट्राऑर्डिनरी और एक्सेप्शनल आइटम का पूरा ट्रीटमेंट देने के बाद में आप क्या निकालते हो? ईपीएस। और ईपीएस दो टाइप के होता है, एक बेसिक ईपीएस और एक डाइल्यूटेड ईपीएस। याद आ रही है बातें? तो इसके नीचे और भी होगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, एक्सेप्शनल आइटम्स अगर कुछ होंगे तो वो इधर ओके। बट अभी मैं इधर नहीं जा रहा हूं इतना। बट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहां तक आपको जनरली पूछा जाता है। क्या पी एंड एल का फॉर्मेट समझ में आया क्या? लियोन गेणे, और ये याद चाहिए मेरे को। राइट? अच्छा, पिछले पुराने सिलेबस में कंपनी फाइनल अकाउंट पर कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते थे? 20 मार्क्स आया था ना? मैं बहुत बोला करता था, पब्लिक नहीं सुनता था मेरा। ठीक है। हो गया पिल्लू? अच्छा, अभी मुझे बताओ, कंपनी फाइनल अकाउंट की प्रिपरेशन करना है तो आपको क्या करना है? फॉर्मेट इतना आकर मतलब नहीं है, ये फालतू है, ये मैं रटा दूंगा, ये मैं श्योर हूं। बट इसके अंदर क्या क्या जाएगा ये आना जरूरी है कि नहीं है? एमसीक्यू पर क्वेश्चन अगर आया तो इस पर आ सकता है। तो उसके लिए क्या करने का, ये जो एनेक्शर्स दिए इसको अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर ये ऐसे स्टेटमेंट दिए कि जनरल इंस्ट्रक्शन कैसे है। तो इसके अंदर ये फर्स्ट पार्ट बताया कि किसको करंट बोलेंगे। तो लिख लीजिए, करंट किसको बोलते हैं, लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी किसको बोलते हैं, राइट? ये कल आप मुझे बताओगे। करना क्या है सर? पढ़ना है बस। अच्छा, तुम मॉड्यूल से नहीं पढ़ना चाहते? अपने टेक्स्ट बुक में छपा हुआ है, मुझे पता है तुम रोतले बच्चे हो। नहीं, करंट वगैरह का नहीं छपा है, करंट वगैरह का उधर खाली पेज छोड़ा है, वो लिख के आ जाना, ठीक है? करंट और नॉन करंट क्या है समझ गए क्या? अब देखो, शेयर कैपिटल में क्या क्या होना चाहिए। तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुमको ऐसा पढ़ना है ऐसा पढ़ो, या मैंने आपको जो कंपनी फाइनल अकाउंट बनाकर दिया है उसके अंदर किस तरीके से प्रेजेंटेशन करना है ये बताया। हर एक चीज का उन्होंने ब्रेकअप दिया है। लॉन्ग टर्म बोरिंग में क्या होगा,
अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में क्या होगा, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में क्या होगा। ये मेरी बात मानो तो एमसीक्यूज में ये चीज आएगी, मतलब आएगी। ट्रेड पेएबल में अमेंडमेंट है, मैंने बताया था। ये जो इनका जब कभी भी देखना मॉड्यूल में कोई अलग कलर में ये छापते हैं चीजों को, तो वो अमेंडमेंट रहता है, और ट्रेड पेएबल में ये अमेंडमेंट है। इसके बारे में हम कब बात करेंगे, कल, ये आपको नहीं देखना है। सो कुल मिलाकर मैं अभी आपसे क्या रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये सब चीजें पांडे जी, ये आपकी रिवीजन बुक ये रही, रिवीजन बुक खुल जा, इधर आ जा। हाँ, ये इस फॉर्मेट के नीचे अगर आप जाएंगे तो आपको दिख रहा है क्या, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, यस और नो, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, यस और नो, ये सब चीजें लिखिए। अगर आपको इससे कुछ ज्यादा डिटेल में देखना है तो आपको क्या देखना होगा, शेड्यूल 3 जो आपका अनेक्शर के रूप में दिया है मॉड्यूल के, और वो पढ़ लेना। मैं दावे के साथ बता रहा हूं 3 से 4 नंबर के एमसीक्यूज नहीं आए तो मुझे आके बता देना, आएंगे मतलब आएंगे, वो पढ़ लेना। कंपनी फाइनल अकाउंट पर क्वेश्चन एमसीक्यू से पूछकर उनको बहुत अच्छा मार्जिन मिल गया तुमसे पूछने के, क्लासिफिकेशन कहां पे होगा। पूरा कंपनी फाइनल अकाउंट भी पढ़ना पड़ेगा और 3-4 मार्क में निपटा भी सकते हैं। एमसीक्यू आएंगे ही आएंगे। इस तरह के तो ये कहां से पढ़ना है, या तो यहां से पढ़ लेना, और इससे बेहतर पढ़ने की जगह कौन सी है, ये एनेक्शर। एनेक्शर कहां, आईसीआई की वेबसाइट पर, कहां पे बेड़े, आईसीआई की वेबसाइट पर है ये किधर है, हाँ ये न्यू सिलेबस की मॉड्यूल है। इसमें इंटर ग्रुप 2 मॉड्यूल 3 में जाने का, उसमें कंपनी फाइनल अकाउंट में जाने का, और उधर एनेक्शर है, समझ लगा। तो उस एनेक्शर में आपका पहला कौन सा था, शेयर कैपिटल था ना येड़े, तो ये देखो, ए शेयर कैपिटल, बी कौन सा था, रिजर्व्स एंड सरप्लस, सी कौन सा था, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, फिर लॉन्ग टर्म प्रोविजन क्या, डीटीएल था ना एडी, डीटीएल AS22 में, इसलिए इधर नहीं है। डीटीएल के बाद में थर्ड कौन सा था, लॉन्ग टर्म, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, फिर लॉन्ग टर्म प्रोविजन, फिर शॉर्ट टर्म बोरोइंग, फिर ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल में अमेंडमेंट है। ट्रेड पेएबल के बाद में कौन सा है, अदर करंट लाइबिलिटीज और शॉर्ट टर्म प्रोविजन, फिर पीपीई। पीपीई में 4 पार्ट्स होते हैं, इंटेंजिबल असेट है नहीं, और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, और इंटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट। फिर क्या होता है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। फिर होता है आपका क्या, डीटीए, डेफर्ड टैक्स असेट के बारे में कुछ नहीं देंगे। फिर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और अदर नॉन करंट असेट, सेस। फिर आपके करंट असेट में आप चले जाते हो, करंट असेट में क्या है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, बोलो भाई हाँ। फिर क्या है, इन्वेंट्रीज, फिर ट्रेड रिसीवेबल, अदर नॉन करंट असेट के बाद में करंट इन्वेस्टमेंट, फिर इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बेटा वैसे इसमें ट्रेड रिसीवेबल में भी एक छोटा सा अमेंडमेंट है जो हमको देखना पड़ेगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, और अदर करंट असेट, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी एंड कमिटमेंट के बारे में मैंने बात नहीं करी है। फिर अगला वाला आइटम कौन सा है बेटा जी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है क्या, ये इंटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट, ये सब चीजें लिखी है। अरे जाऊ दे रे, पीएनएल अकाउंट मध्ये यार, अरे यार ये स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट है। पहला वाला कौन सा है रे पिंटिया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सो ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के बारे में दिया, और अदर इनकम ये भी देते हम, और अदर इनकम के बाद में क्या है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये डिटेल्स यहां पर भी दी हुई है, और यही सेम डिटेल्स शॉर्टकट फॉर्म में मैंने कहां पर दी है, आपके रिवीजन नोट्स में, पीएनएल अकाउंट के पीछे नोट्स बनाकर दिए मैंने कुछ। दिख रहा है क्या, पेज नंबर कौन सा है बेटा जी, वो 4.10 पर है। तो आपको जहां से पढ़ के आना पढ़ के आ जाओ। ये तब तक हम आगे नहीं जाएंगे जब तक ये पढ़ा हुआ नहीं रहेगा, ठीक है। क्या आपके और मेरे एक्सपेक्टेशन मैच हो रहे हैं ना। अगर मैं बोल रहा हूं पढ़ के आना है तो पढ़ के आना है, बात खत्म। मैं क्या कर लेगा उसमें, ठीक, याद करना पड़ेगा कौन सा आइटम कहां जाएगा। अब मुझे बताओ रॉयल्टी कहां जाता था 12th में, अच्छा रॉयल्टी कहां जाता था, ट्रेडिंग डेबिट साइड, वेजेस डेबिट साइड,
ओपनिंग स्टॉक, सैलरी, इंटरेस्ट। अरे झंडू बाम तब भी याद किया था ना, अब थोड़ा ज्यादा याद करने का है, अब थोड़ा ज्यादा याद करने का। इसमें मेरी गलती नहीं है, तुम फाउंडेशन पास होके इंटर में है, तुम्हारी गलती है। तो अगर पास होना है इंटर तो ये मेरे को याद चाहिए। और याद मतलब ऐसा रट्टा नहीं मारना है, एक 3-4 बार पढ़ लिए याद हो जाएगा, ठीक है। बाकी मैं संभालेगा, बट ये याद हो जाएगा क्या? ठीक है। कब मिल रहे हैं हम? और कल का तुमको लगता है टास्क कम है? नहीं, बहुत ज्यादा टास्क दिया, इसलिए आज और कुछ नहीं दे रहा हूं। जो शिद्दत से पढ़ के आएगा, मैं वचन दे रहा हूं, ये एग्जाम में आएगा आएगा आएगा। प्लीज मेरी बात मान लो, करके आ जाओ इसको, कच्चा पक्का मत करो। एग्जाम में ऐसा जाओ ना तो खूंखार तरीके से जाना, ये क्वेश्चन आए कि टूट पड़ना, कंफ्यूजन नाम की चीज नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। अभी प्रेम से मेरे को क्या बोलोगे? बाय बाय। हम कब मिल रहे हैं? ओके, कल मिलेंगे तो हम इसको सॉल्व करेंगे। अरे बाप रे, ये तो गड़बड़ हो गया, इसमें क्वेश्चन तो गलत ले लिया इन नालायकों ने। अरे राम रे, दूसरा और एक गलत ले लिया। इसमें कुछ क्वेश्चंस गलत आ गए रिवीजन बुक में। बाया 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 बाया।